हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th के मैथ के पूरे सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को समझा था। हमने समझा था कि क्लास 9th के मैथ में कुल कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। इन सभी प्रश्नावलीज को हम लोग इसी चैनल पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से हल कर रहे होंगे। लेकिन इन सभी एक्सरसाइजेस में, इन सभी प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उनका हल जानने से पहले उन सवालों को लगाने के लिए जिन कंसेप्ट का यूज होगा सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस पाठ के परिचय के माध्यम से हम लोग उन मूलभूत बातों को जानेंगे जिनको जानने के बाद आपको इन सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को समझने में और हल करने में काफी आसानी होगी। तो जैसा कि मैंने सिलेबस समझाते वक्त आपको बताया था कि जो संख्या पद्धति नाम का चैप्टर है इसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी चीजों के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद जिस तरह के प्रश्न इन एक्सरसाइजेस में दिए गए हैं कुछ ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे ताकि आप लोग इस चैप्टर यानी संख्या पद्धति से भली भांति परिचित हो जाएं। देखिएगा स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अंग्रेजी में हम लोग इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब संख्या क्या होता है? संख्या को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अंक क्या होता है, क्योंकि अंक संख्या कंफ्यूजन टाइप है ना थोड़ा सा। तो अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है या फिर दोनों एक ही होता है? सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अंक क्या होता है? डिजिट। व्हाट इज डिजिट? गणित में चीजों को गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग अंक बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ गोले बना दूं और मैं आपसे पूछूं ये कितने गोले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? इनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4। आप लोग ऐसे इसको गिनेंगे, ठीक है। तो गिनने के लिए आप जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे आप कुछ संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे 1 आपने लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। इसको लिखने के लिए आप एक विशेष तरह का संकेत बना रहे हैं। जैसे 3 इस तरह से आप लोग बनाते हैं, 2 इस तरह से आप लोग बनाते हैं। तो गणित में किसी चीज को गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और ये संकेत कौन कौन से हैं? ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही वो 10 संकेत हैं जिनका प्रयोग हम लोग चीजों को गिनने के लिए करते हैं और इन्हीं 10 संकेतों को हम लोग अंक बोलते हैं। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। गणित में स्टूडेंट यही 10 तरह के वो संकेत हैं जिनसे मिलकर के संख्याएं बनती हैं। अंक गणित में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या फिर छोटी से छोटी संख्या हो, वो इन्हीं 10 संकेतों में से किसी न किसी से मिलकर के बनी होती है। तो आपने समझा अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? चीजों को गिनने के लिए जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग अंक बोलते हैं। और वो अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इन्हीं संकेतों को क्या बोलते हैं? हम लोग अंक बोलते हैं। अब संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं इन्हीं अंकों की मदद से बनती हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप किस क्लास में हैं, तो आप कहेंगे हम तो भैया 9th में हैं। तो ये 9 क्या है? ये 9 एक अंक है। लेकिन अगले साल आप लोग किस क्लास में जाएंगे? अगले साल आप लोग 10th में जाएंगे। अगले साल आप लोग चले जाएंगे 10th में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ये 10th क्या है? क्या 10th एक अंक है? नहीं, अभी एक संख्या बन चुका है। ये एक संख्या क्यों हो गया? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 10 संख्या है ये 2 अंकों से मिलकर बना है, 1 और 0, ठीक है। तो इस 10 को बनाने के लिए 2 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग समझ पा रहे हैं अंक और संख्या में अंतर? अंक हमेशा इंडिविजुअल होगा। अंक हमेशा क्या होगा? इंडिविजुअल होगा और वो इन्हीं 10 संकेतों में से कोई ना कोई होगा। 9th हो सकता है, इसके पहले आप लोग 8th में थे, 8 हो सकता है, 7th हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो संख्या होगा वो इन्हीं 10 संकेतों से मिलकर के बना होगा। जैसे हम लोग एक संख्या लिखते हैं 123। 123 क्या है? एक संख्या है। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 3 अंक हैं, ठीक है। 1, 2 और 3। तो आप लोग समझ गए अंक और संख्या क्या होता है। अंक क्या होता है? एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। अंक क्या होता है? गणित में चीजों को गिनने के लिए जिन संकेतों का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग अंक बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन्हीं अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। अंक गणित में यही 10 तरह के कुछ संकेत होते हैं जिनसे मिलकर के संख्याएं बनती हैं। तो आप लोग अंक और संख्या में अंतर समझ गए। चलिए, अब चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अब हम लोग अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोगों को समझना है वो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये नाम से ही स्पष्ट है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अब हम लोग थोड़ा सा नेचर पे ध्यान देते हैं, प्रकृति पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नंबर का या फिर कुछ डिजिट का नाम लेंगे। आप कहेंगे भैया हमारे स्कूल में तो 10 टीचर हैं या फिर 12 टीचर हैं या फिर 5 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, जो भी हैं। आप लोग कुछ क्या करेंगे? कुछ नंबर का नाम लेंगे। मैं आपसे पूछूं आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप कहेंगे हम तो 9th में पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं आप कितने विषय को पढ़ते हैं, आप कहेंगे हम 6 विषय को पढ़ते हैं, 7, 8,
जो भी जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो आप हर जगह नंबर से घिरे हुए हैं। आप लोग सुबह सो करके उठते हैं और शाम तक हर जगह संख्याओं का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे आप लोग सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? आप कहेंगे मैं तो 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, जो भी है आपके उठने का टाइम। फिर मैं आपसे पूछूं, आप जो टूथपेस्ट करते हैं, आप लोग जो ब्रश करते हैं, वो कितने रुपए का है? आप कहेंगे भैया 50 रुपए का है, 30 रुपए का है। हाँ, फिर मैं आपसे पूछूं, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? 9 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, जो भी आपका टाइमिंग है। तो नंबर हर जगह है, संख्याएं हर जगह हैं। आपका लंच ब्रेक कब होता है? आपके घर में कितने चेयर हैं? आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो आपने यहाँ पे गौर किया, एक चीज आप लोग गौर किए होंगे कि प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं, इनको गिनने के लिए हम लोग संख्याओं का, हम लोग अंकों का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं अंकों को, इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं, उनको गिनने के लिए आप लोग जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या फिर आप लोग सीधे लिख सकते हैं कि गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप लोग सीधे ये भी लिख सकते हैं कि गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब नेचर में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं, उनको गिनने के लिए आप लोग संख्याओं का उपयोग करते ही करते हैं। अभी मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, आप कितने बजे सो के उठते हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं। हाँ, तो वस्तुएं हर जगह हैं और उनको गिनने के लिए आप लोग जो भी आसपास अपनी चीजें देखते हैं, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों प्राकृतिक संख्या कहते हैं? क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है, उनको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। या फिर आप सीधे लिख सकते हैं कि गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए याद करने में आसानी होगी। हाँ, अब ये गिनती करने की संख्या कौन सी है? अभी मैंने आपसे एक एग्जांपल में कहा था कि कुछ में ये गोले हैं, उनको आपको गिनना है। इनको आपको गिनना है। आप लोग गिनेंगे, कैसे गिनेंगे इसको? गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है भाई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोले हैं। हाँ, अगर ऐसे और गोले होते, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे और गोले होते, तो ये गिनती और आगे बढ़ती। तो कितने गोले हैं? 6 गोले हैं। तो गिनती करने की संख्या क्या हुई? यही तो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। आप लोग सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन वैलिड हैं, आप लोग किसी को भी याद कर सकते हैं, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर आप लोग थोड़ा सा और बढ़ा के अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या फिर आप लोग सीधे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं, इन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये दोनों तरह के डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों को समझ में आया क्या होता है। अगर आपको इसको गणितीय रूप में लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे? n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए और यहाँ पे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो ये गणितीय रूप है प्राकृतिक संख्या का। अब यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे आप लोग n दिख रहे हैं, n क्या है? n प्राकृतिक संख्या का डिनोशन है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो n है। प्राकृतिक संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या है? n है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या फिर आप लोग कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसका गणितीय रूप क्या है? इसका गणितीय रूप ये है, गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम लोग समझ लिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। अब हम लोगों को जो समझना है वो क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इसके डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अगर प्राकृतिक संख्या समझ गए तो इसको भी समझ जाएंगे आसानी से। तो आपने अभी पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसी को हम लोगों ने कहा क्या? इसी को हम लोगों ने कहा प्राकृतिक संख्या। हम लोगों ने क्या कहा इसको? प्राकृतिक संख्या। हमको समझना है पूर्ण संख्या क्या होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या शुरू हो रहा है किससे? 1 से। 1 से शुरू हो रहा है ना प्राकृतिक संख्या। गिनती तो हमेशा 1 से ही शुरू होती है, और गिनती करने की संख्या को हम लोग देखे थे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन हमको समझना है पूर्ण संख्या क्या होता है। तो साथियों, पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब हम लोग इसी प्राकृतिक संख्या में, हम लोग इसी वाले प्राकृतिक संख्या में जब 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसमें 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो यही प्राकृतिक संख्या बन जाती है क्या? पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है ये? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का जो रिप्रेजेंटेशन मार्क है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है? W है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा आप लोग किस तरह से लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। डेफिनेशन एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर लेने पर जो प्राप्त संख्या परिवार है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? W बोलते हैं, यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? एक बार फिर से समझिए, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर लेने पर। प्राकृतिक संख्या में क्या? 0 सम्मिलित कर लेने पर जो प्राप्त संख्या परिवार है, जो प्राप्त संख्या समूह है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर बोलते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग सीधे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप लोग पूर्ण संख्या का परिभाषा इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। बस पूर्ण संख्या में समझने की बात क्या है कि पूर्ण संख्या में हमेशा 0 भी सम्मिलित होगा। भाई संख्याओं में 0 तो आएगा ही कहीं ना कहीं,
अभी आप लोगों ने गिनती की संख्या पढ़ा यानी प्राकृतिक संख्या को पढ़ा, उसमें तो संख्याएं जो है 1 से शुरू हो रही हैं, लेकिन ये संख्याएं क्या हैं, अभी अधूरी हैं, जीरो के बिना। तो पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या समूह बनता है, जो संख्या परिवार बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू यानी वही होल नंबर। तो पूर्ण संख्या आप लोगों ने समझा क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या परिवार मिलता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, डब्ल्यू है, इसका गणितीय रूप ये है, इसको आप लोग गणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या, पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर। अब ये भी ऊपर जो हम लोगों ने दोनों पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसी से कुछ रिलेटेड ही है। अगर आप लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझेंगे तो पूर्णांक भी समझ जाएंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू लिख लेते हैं, डब्ल्यू यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो हमने अभी पूर्ण संख्या के बारे में अभी तुरंत पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर लेने पर, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इसी को हम लोगों ने कहा पूर्ण संख्या, डब्ल्यू कहा। लेकिन हमको तो पूर्णांक जानना है, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है, अगर आप लोग इन संख्याओं पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी ये जो संख्याएं हैं यहीं से इधर की जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, धनात्मक हैं। और 0 तो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये भाई अकेले रहता है। इसी में क्या करेंगे हम लोग, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेंगे। अगर आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे, और डेफिनेटली पढ़े तो जरूर होंगे 8th में, 6th में, 7th में। संख्या रेखा कैसे होता है, कुछ इसी तरह से संख्या रेखा होता है, 0 और 0 के दाहिनी ओर पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और 0 के बाईं ओर निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 ऐसे तक इधर चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 0 के साथ जो धनात्मक पूर्णांक है वो तो पूर्ण संख्या में है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ये संख्या रेखा पर जो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो यहाँ पे है धनात्मक पूर्णांक, हमने यहाँ पे लिखा धनात्मक। और शून्य तो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसी पूर्णांकों में हम लोग जो ऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है, उसको भी शामिल कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे निगेटिव नंबर भी शामिल कर लेंगे इसमें, -1 -2 -3 -4। अब ये डॉट 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 इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये -5 भी लिख लेते हैं, ये -5, अब ये इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी इसमें अब क्या आ गया, अब इसमें जो है ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई इसमें। अब ये जो संख्या समूह ये जो बन गया आपका माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट तक, ये कहने के लिए कि माइनस का इनफाइनाइट है, मतलब निगेटिव में बड़ा से बड़ा नंबर, और इधर पॉजिटिव में बड़ा से बड़ा नंबर, और 0 तो है ही। तो जो ये संख्या समूह हमको प्राप्त होगा 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर भी और निगेटिव इंटीजर भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आई, यानी पूर्णांक, इंटीजर। आई या जेड भी इसको बोलते हैं, मतलब जो पूर्णांक का प्रतीक चिन्ह है वो आई भी है और जेड भी है। अब इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, कुछ लोग सोच भी लिए होंगे कि डेफिनेशन कैसे लिखना है। बिल्कुल, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आपका पूर्ण संख्या था ही, मैंने सबसे पहले पूर्ण संख्या ही लिखा है यहाँ पे, और हमने क्या किया है, पूर्ण संख्या में ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव इंटीजर हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है यहाँ पे, इसको भी सम्मिलित कर लिया है। उसके बाद जो ये संख्या समूह बना है, संख्या परिवार बना है, उसी को हम लोगों ने क्या कहा है, इंटीजर है, ये पूर्णांक है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या परिवार क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूर्ण संख्या तो हमारे पास थी, हमने इन पूर्ण संख्याओं में क्या किया, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया, और उसके बाद जो संख्या परिवार बना उसको हम लोगों ने क्या कहा, इंटीजर कहा, पूर्णांक कहा। तो पूर्णांकों की परिभाषा आप लोग किस तरह से लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या परिवार को पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आती है। एक तरह से और आप लोग लिख सकते हैं इसको, आप लोग सीधे डायरेक्टली इन्हीं सबको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे उसको, आप लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये तो पूर्ण संख्याएं हो गई, और इसी में हम लोग -1 -2 -3 -4 उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जब पूर्ण संख्याओं में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो जो संख्या समूह बनता है, जो संख्या परिवार बनता है, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, यानी इंटीजर बोलते हैं। आप लोग इसी वाले डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखा, और इसी में आप लोगों ने क्या किया, निगेटिव जो इंटीजर हैं, जो ऋणात्मक संख्या परिवार हैं, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, उनको भी आप लोगों ने इसमें शामिल कर लिया, और इसी को कहा कि हम लोग इसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, बात एकदम समझ में आ रही होगी। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह आई या जेड है। क्या है, आई या जेड। अब आप लोग पूर्णांकों के बारे में समझ गए, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग पाएंगे कि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक।
इसीलिए मैंने आपको इस तरह से समझाया है, ठीक है, ताकि प्रकार भी आप लोग उसी तरह से डेफिनेशन के साथ ही समझ जाएं। तो अगर आपको यहाँ पे इसका टाइप बताना हो, प्रकार बताना हो, तो आप लोग बता सकते हैं कि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो पूर्णांकों के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूर्णांकों के प्रकार, इसको हटाते हैं। तो पूर्णांकों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है? वही 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। सभी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। शून्य तो आप लोग देख ही रहे हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक ये सारे जो निगेटिव हैं। तो आपने समझा पूर्णांक क्या होता है और पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह I या Z। अब आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में समझ लिया है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसको आप लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल N है। गणितीय रूप कुछ इस तरह से होता है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो प्राप्त संख्या परिवार होता है वो बन जाता है क्या? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक इंटीजर को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो जो नया संख्या समूह बनता है, नया संख्या परिवार बनता है, उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह I या Z है। और ये पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। पूर्ण संख्या का प्रतीक चिन्ह जो है कैपिटल W है, और आप लोगों ने पूर्णांक को समझ लिया। अब हमको जो समझना है वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो सबसे पहले हम लोगों ने अब तक 3 तरह के संख्याओं के बारे में पढ़ा। वो संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं हैं 0 और पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3, हाँ, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3। तो हम लोगों ने अब तक 3 तरह के संख्याओं के बारे में पढ़ा, शून्य, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। इसके अतिरिक्त भी संख्याएं होती हैं। अब इसलिए इसके अतिरिक्त भी संख्याएं होती हैं, जैसे 1/2 होता है, 3/5 होता है, इस तरह की संख्याएं होती है, 3.5 होता है। तो अब इन संख्याओं को आप लोग क्या नाम देंगे? नाम तो इन संख्याओं का भी होगा। भिन्नात्मक संख्या, जरूर आप लोग भिन्नात्मक संख्या भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन इन सभी का एक नाम होता है। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है कुल चीज 2 है और 2 में से एक चीज, यही होता है ना 1/2 का मतलब। 1/2 का मतलब आधा होता है, मतलब 2 चीज है हमारे पास और उसमें से एक, यानी 2 चीज में से एक चीज यानी आधा। 3/5 का मतलब क्या होगा? 5 चीज है, 5 चीज में से 3 चीज, 5 वस्तु है, 5 वस्तु में से 3 वस्तु, इसका मतलब 3/5। 3.5 का मतलब क्या होता है? 3.5 का मतलब आप लोग लिख सकते हैं 35/10। इसको हम लोग 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे दशमलव के बाद एक नंबर है तो बटे में हम लोग एक 0 बढ़ा देंगे एक के बाद, यानी 35/10 हो जाएगा। ये 5 से दोनों कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी यहाँ पे जो 2 है 2 का 7वां हिस्सा, 2 का 7वां भाग, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश का अंग्रेजी क्या होता है? न्यूमरेटर, यानी एक क्या है यहाँ पे एक न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हमको समझाना है आपको परिमेय संख्या। तो अब तक आप लोगों ने शून्य के बारे में समझा, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझा, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में समझा। अब इस तरह की जो संख्या है इनको क्या कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल डेफिनेशन लिखने का भी रास्ता है। ये देख रहे हैं एक विशेष तरह का ये लिखा हुआ है कि नहीं? 3.5 को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 35/10, 5 7 35, 5 दूना 10 यानी 7/2। तो इन सभी को आप लोग एक विशेष तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे, इन सभी को एक विशेष तरह से लिखा हुआ है। ऊपर एक इंटीजर है, नीचे एक इंटीजर है, बीच में एक बड़ी पाई है, जिसको हम लोग बटा बाई ऐसे पढ़ते हैं। 1/2, 1/2 या फिर 1/2, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं। तो अपना अपना पढ़ने का तरीका है। ये 1/2, 3/5, 3.5। तो मैंने अभी कहा कि ये जो संख्याएं हैं ना, इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमको डेफिनेशन लिखना है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? साथियों, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? ऐसा नहीं आप लोग इसको पढ़े नहीं होंगे, इसके पहले भी जितनी भी संख्याएं अभी तक मैंने आपको बताई हैं, सभी तरह की संख्याओं को आपने कभी न कभी पढ़ा जरूर होगा। लेकिन रिवीजन के तौर पर यहाँ पे हम लोग 9th का शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बार पुनः याद करना चीजों को जरूरी है। ओके, तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि Q का वैल्यू है ना, जो यहाँ पे जो नीचे Q है, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
मतलब वो परिमेय संख्या तभी होगी जब वो p/q के रूप में हो। मतलब कुछ इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी लिखा था ना 1/2। 1/2 आप लोग देखेंगे 1/2 आप इसी तरह से p/q के रूप में है। यहाँ p और q क्या है? p और q 1 और 2 है, यानी इंटीजर है। 1 और 2 क्या है? इंटीजर है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। मैंने 3.5 का एग्जाम्पल आपको दिखाया था। 3.5 आप लोग कहेंगे ये तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन ये भी p/q के रूप में है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको 35/10 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और 35/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/2। तो ये भी जो 3.5 है ये भी p/q के रूप में है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है मैंने अभी आपको बताया, जो यहाँ पे q है यानी जो डिनोमिनेटर है नीचे q, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। अभी हमने लिखा क्या? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और q का मान 0 न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, लिखने के लिए इतना बड़ा लिखा है। नहीं तो आप लोग सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बराबर यानी p/q के रूप में हो, और कंडीशन है कि q का वैल्यू 0 ना हो। जो ये चीज़ है ना यहाँ पे, ये भी यही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा शार्ट में लिखा हुआ है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी सभी संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q का वैल्यू क्या हो? q का मान 0 ना हो, 0 ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब एग्जांपल के लिए आप लोग लिख सकते हैं वही 1/2, 1/4, 1.2, यहाँ तक कि -1, -1/2, यानी माइनस की भी संख्याएं हो सकती हैं। 0, 22/7 और कोई भी पूर्णांक उठा लीजिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, -7 हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि -1 कैसे परिमेय संख्या, ये तो p/q के रूप में नहीं है। ये 0 कैसे, ये भी तो p/q के रूप में नहीं है। ये 2, 4, -7 ये सभी भी p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इनको p/q के रूप में व्यक्त तो किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1.2 है, तो 1.2 को हम लोग 12/10 लिख सकते हैं कि नहीं? भाई दशमलव इधर जाएगा, 2 के राइट में एक अंक दशमलव खिसका, हमने नीचे बटा में 1 लगा के 1 0 बढ़ा दिया, 12/10 कर दिया। तो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं? बिल्कुल ये p/q के रूप में हो गया। इसको आप लोग काट के भी लिख सकते हैं, 2 छक्का 12, 2 × 5 = 10, 6/5 आएगा। तो ये p/q के रूप में हो गया। 1.2 भी, -1 भी p/q के रूप में हो जाएगा। -1 के बटे हम लोग 1 लगा सकते हैं, है ना? वैल्यू में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। -1/1 लिखिए या फिर -1 लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो p/q के रूप में तो ये भी हो गया। 0 है, 0 भी परिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 जो पाई का मान है, हालांकि पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, लेकिन 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब 0 भी p/q के रूप में हो सकता है। 22/7 तो पहले से ही p/q के रूप में है। 0 कैसे हो सकता है? 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते भाई। क्यों? क्योंकि 1/0 जो परिमेय संख्या का डेफिनेशन है उसके खिलाफ है। आप लोग अगर परिमेय संख्या के डेफिनेशन पे ध्यान देंगे तो क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो ये p/q के रूप में तो है, लेकिन कंडीशन है कि q का मान 0 ना हो। यहाँ पे q का मान 0 हो जा रहा है 1/0 में। तो अगर नीचे में 0 आ गया, बटा में 0 आ गया, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन बटा में 1 है तो परिमेय संख्या जरूर हो सकता है। उसी तरह 2, 4 और 7 के बटे भी 1 हो सकता है। बटे के नीचे 1 लगाएंगे इन सभी की संख्याओं के, तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। और q का वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है। तो ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग समझे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? एक बार फिर से, रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q का मान 0 ना हो, 0 ना हो, यानी ये नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q एंड द वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल टू बी 0। तो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर होती हैं। अब हमको समझना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। हमको क्या समझना है अब? अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आप लोगों ने परिमेय संख्या समझा, तो अपरिमेय संख्या को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या था? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है भाई? जिनको नहीं लिखा जा सके। मतलब आप लिखेंगे क्या? मतलब कोई भी ऐसी संख्या उठा लीजिए जिनको p/q के रूप में आप लोग न लिख पाए, वो सभी संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ऐसी सभी कड़ी में 7। पाई, जी हाँ, पाई भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7, अभी हम लोगों ने 22/7 को किस में देखा था? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में देखा था। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब हमने एक संख्या रेखा पर जितनी भी तरह की संख्याएं होती हैं सबको देख लिया। हमने 0 को पढ़ा, हमने धनात्मक पूर्णांक देखे यानी 1, 2, 3, 4। हमने ऋणात्मक पूर्णांक भी देखे, -1, -2, -3। हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या भी देखा। परिमेय संख्या यानी 1/2। उसके बाद हम लोगों ने अपरिमेय संख्या भी देखा, जैसे √2 यही कहीं पे आता है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर कुल इतनी ही संख्याएं होती हैं। मतलब वो संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। कैसे भाई? 0, 1, -1 ये तीनों क्या है? पूर्णांक हैं। और पूर्णांक क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में देखा है। कहाँ गया?
ये रहा माइनस का 1, 0, 2, 4, मतलब ये तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है ना, ये तो पूर्णांक है सभी। और ये पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक तो परिमेय संख्या भी है। तो संख्या रेखा पर या तो वो संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अब हम लोग समझ लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आप लोग क्लास 10th में जो पहला चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे ना, वो यही है। उस चैप्टर का नाम रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग वहाँ पे सीखेंगे। खैर, यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक समझ लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या ये क्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी जो वास्तविक संख्या है ना, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है। मतलब अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाए तो जो संख्या समूह प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपने परिमेय संख्या लिया और अपरिमेय संख्या लिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया तो वो संख्या बन गया क्या, वास्तविक संख्या। अब कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि संख्या रेखा पर दो तरह की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। संख्या रेखा पर केवल दो तरह की संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे जो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप वो वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो संख्या रेखा है उस पर केवल वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो संख्या रेखा है उस पर केवल वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो संख्या रेखा हुई वो क्या हुई, इस पे आप लोग कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस पे जो संख्या होगा वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, यानी वो वास्तविक संख्या ही होगा। क्या होगा, वो वास्तविक संख्या ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा संख्या रेखा है इसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा को एक्चुअली में वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो संख्या रेखा पर आप लोग किसी भी बिंदु पे अपना अंगुली रख दें या फिर अपने पेन का पॉइंट रख दें, किसी भी बिंदु पर, वहाँ पे जो संख्या होगा वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। कहने का मतलब वो वास्तविक संख्या ही होगा। तो इसीलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को। मतलब जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला देते हैं तो हमको क्या मिलता है, वास्तविक संख्या मिलता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया जो वास्तविक संख्या है ये आपके 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो 10th में आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में और डीपली अध्ययन करेंगे। अच्छा, आप लोग क्लास 8 में अभी पढ़ के आए हैं, तो क्लास 8 में मैथ का पहला चैप्टर क्या है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अभी मैंने उसके बारे में समझाया था, जो क्लास 8 के मैथ का पहला चैप्टर है। तो याद कीजिए क्लास 8 के मैथ का पहला चैप्टर क्या है और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं आपको कितना याद है। आप लोगों ने अब तक समझा कई तरह की संख्याओं के बारे में। सबसे पहले आपने समझा प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की संख्याएं जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल N है। उसके बाद आपने समझा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या परिवार हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोगों ने समझा पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांकों के बारे में हम लोगों ने समझा। तो जब हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या परिवार प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके या फिर P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q का वैल्यू 0 ना हो, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने समझा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या होता है, उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। फिर हम लोगों ने समझा वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप। मतलब अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाए तो जो संख्या समूह प्राप्त होगा उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। यहाँ पे एक चार्ट है जो सभी संख्याओं के बारे में बड़े आसानी से समझा रहा है। इसको मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग इन सभी संख्याओं के बारे में और अच्छे से और आसानी से सीख सकें। देखिए सबसे बड़ा जो सफेद वाला गोला है ये वास्तविक संख्या को बता रहा है। वास्तविक संख्या में दो तरह की संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैंने अभी आपको बताया है कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, सम्मिलित रूप है। तो सबसे बड़े यानी सफेद वाले गोले में दो तरह की संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, -2, -1, 0, 1, 0.5, 2, 5/2, 3, 22/7,
7। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 5, पाई, कड़ी में 11, इस तरह की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत आप लोग देखेंगे पूर्णांक आ रहे हैं यहाँ पे। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस की सभी संख्याएं, शून्य और प्लस की सभी संख्याएं, ये जब सभी मिलते हैं तो बन जाता है पूर्णांक। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पूर्णांकों के प्रकार भी आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 तरह के पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांकों के अंतर्गत आता है क्या? पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? ये प्राकृतिक संख्या है और उसमें हम लोगों ने 0 सम्मिलित कर लिया तो बन गया क्या? पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये जो चार्ट है बड़े अच्छे से समझा रहा है कि कौन सी संख्याएं इन संख्याओं के अंतर्गत आती हैं और संख्याओं का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं आपके सभी पूर्णांक और सभी पूर्णांकों के अंतर्गत आ रहे हैं आपके सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं आपके क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होते हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? सत्य या असत्य, यस और नो, कमेंट करिए। तो इस वाले चार्ट के माध्यम से आप लोग ये चीजें बड़े आसानी से सीख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ सवालों को देख लेते हैं। कुछ इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेंगे और जो ये चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, इनके जो प्रश्नावली है, इनके जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। 1 और 2 के बीच क्या बतानी है? आपको 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले कॉमन माइंड क्या कहता है, मतलब आप लोग एकदम नहीं जानते हैं, आपको अपने समझ से करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? 1 और 2 के बीच आपको 6 परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी सभी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 ना हो, ये होता है परिमेय संख्या। मान लीजिए एक संख्या रेखा है, यहाँ पे कहीं 1 है और यहाँ पे 2 है, इसके बीच आपको क्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहीं पे कहीं 1.1 होगा, फिर यहाँ पे कहीं 1.2 होगा, ऐसे ऐसे 1.3 भी होगा कहीं पे, मतलब 1.1 फिर 1.2 फिर 1.3 फिर 1.4 फिर 1.5 फिर 1.6। 6 परिमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो सकता है आप लोग कहें कि परिमेय संख्या के मतलब p/q के रूप में नहीं है ये, तो आप लोग इसको p/q के रूप में तो आसानी से लिख सकते हैं, है ना। 1.1 को आप लोग लिख सकते हैं क्या? 11/10। 12 को आप लिख सकते हैं क्या? 1.2 को मतलब आप 1.2 को आप लोग 1.2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 12/10। 1.3 को आप लिख सकते हैं 13/10। 1.4 को आप लिख सकते हैं 14/10। 1.5 को आप लिख सकते हैं 15/10। उसी तरह से 1.6 को आप लोग लिख सकते हैं 16/10। तो ये 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं आपने लिख दिया जो 1 और 2 के बीच में है। आप लोग चाहें तो इसको काट के भी लिख सकते हैं जो कट रहा है, जैसे 11/10 तो नहीं कटेगा, 12/10 कट सकता है, 2 से 2 6 का 12 और 2 5 10, तो आप 12/10 के स्थान पे 6/5 भी लिख सकते हैं। खैर इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया परिमेय संख्याओं को लिखने का। 1 और 2 के बीच आपको कितनी परिमेय संख्या बतानी थी? 6 परिमेय संख्याएं बतानी थी, आपने बड़ी आसानी से बता दिया। अब यहाँ पे एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या है इसको हम लोग नीचे कर देते हैं। ओके, तो 1 और 2 के बीच हमें क्या बताना है? 6 परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले आप लोग 1 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको परिमेय संख्या बताना है, तो 1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लीजिए। इसके लिए हम लोग नीचे में बटे में 1 लगा देंगे, यहाँ पे बटे में 1 लगा देंगे। p/q के रूप में हो गया कि नहीं? ये हो गया, वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ, मतलब 1/1 का मतलब तो 1 ही होगा और 2/1 का मतलब 2 ही होगा, और हमने इसको p/q के रूप में भी लिख लिया। तो हमने सबसे पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमको इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ऊपर नीचे 6 से +1 करके गुणा कर लेंगे, यानी 7 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, तो हमने क्या किया? इन दोनों संख्याओं को हमने परिमेय संख्या के रूप में पहले व्यक्त किया, उसके बाद 6 में +1 जोड़ा, उसके बाद 6 में +1 जोड़ा, यानी हुआ हमारे पास 7, और 7 का हमने गुणा किया इसमें इन दोनों में ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/7, और ये क्या हो जाएगा? 7 दूना, यहाँ पे 7/7 रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 14/7। ये हो गया 7/7 और ये हो गया 14/7। अब इन दोनों के बीच हम लोग आसानी से 6 संख्याएं लिख लेंगे, जैसे 7/7 के बाद क्या आएगा? 8/7, फिर 9/7, फिर 10/7, फिर 11/7, 12/7, 13/7, हो गया 6 संख्याएं। इस तरह से हम लोगों ने 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या लिख लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले 1 और 2 के बीच हम लोगों ने को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया? 1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया, मतलब बटे में, मतलब 1 को 1/1 लिख लिया और 2 को 2/1 लिख लिया,
उसके बाद हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो 6 में हमने एक जोड़ा यानी 7, और 7 को हमने 1/1 और 2/1 में 7/7 से गुणा कर दिया, हमको मिला 7/7 और 14/7। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों ने आसानी से 6 परिमेय संख्याएं लिख लिए। तो ये स्टेप है इन्हीं दो दिए हुए संख्याओं के बीच x परिमेय संख्या ज्ञात करने का। अब इसी तरह से एक दूसरा प्रश्न है और एक तीसरा प्रश्न है, दोनों में थोड़ा सा चेंज है। ये तीनों 3 तरह के प्रश्न हैं, काम एक ही करना है आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3/4 और 5/4, इन दोनों के बीच आपको 5 परिमेय संख्या बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये संख्या है तो पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में पहले से ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 3/4, यहाँ पे लिख लेंगे 5/4। अब हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ लेंगे पहले, 6 हो जाएगा, और 6 में ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे 6 से, इसमें भी और इसमें भी। क्या हो गया, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। यहाँ पे क्या मिला, 6 पचे 30 और 6 चौक 24। अब इन दोनों के बीच हम लोग आसानी से 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 18/24 है यहाँ पे, 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 30/24 हो गया 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3/4 और 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हर था आपका समान था 4 और 4, यहाँ पे हर चेंज है 5 और 4, हर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसका हर समान करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2/5 यहाँ पे लिख लेते हैं और 3/4 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हर समान करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इसके साथ हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे और इस 5 का गुणा यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब 4/4 यहाँ पे और 5/5 यहाँ पे। इंटरचेंज कर दिया हम लोगों ने इस 4 को उठा करके यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इस वाले 5 को उठा करके यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इससे क्या मिला, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यहाँ पे 5 3 15 और 5 चौक 20, हर समान हो गया, 20 और 20 दोनों में हो गया। अब इसके बीच आप लोग आसानी से 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 8/20 के बाद क्या आएगा, 9/20, 10/20, फिर 11/20, फिर 12/20, हो गया 4 परिमेय संख्या। को 2/5 और 3/4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, आपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से आप लोग परिमेय संख्या पर आधारित 3 प्रश्नों को किए, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और ये है प्रश्न 3। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कथन दिए हुए हैं, ये परिमेय संख्या पर ही आधारित हैं, इसी चैप्टर पर आधारित हैं। आपको बताना है सत्य या असत्य, ये भी बताना है आपको क्यों ये कथन सत्य है या फिर असत्य। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अभी मैंने आपसे बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था, ये रहा वो चार्ट। क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यही क्वेश्चन था। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यही क्वेश्चन है। तो ये कथन क्या है, इस चार्ट को देखिए और बताइए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आप लोग कहेंगे नहीं, ये तो कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, कथन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे 0 तो प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। खुद को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, W 0 1 2 3 4 ... ये क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, n 1 2 3 4 ... ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये तो कथन गलत है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 जो है ना प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये कथन तो असत्य हो गया। इसका कारण क्या होगा, आप लोग लिखेंगे इसको असत्य, कारण में लिखेंगे क्योंकि, कारण सहित आपको बताना है, इससे आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, राइट। तो ये कथन क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि आप लोग लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं, यही कारण है इस कथन को असत्य होने का। अब दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। भाई ये तो सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि सभी जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4, यही सब पूर्णांक होते हैं। -1, -2, -3, यही सब पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो ये जो सभी पूर्णांक हैं, इन सभी के बट्टे में हम लोग एक लगा सकते हैं, ये सभी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इन सभी को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। कारण में आप इसके लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांकों को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांक अगर m था, ये 0 1 2 3 4 5 है या फिर -1 -2 -3, तो इनको हम लोग m/1 के रूप में, मतलब सबके बटे
1 तो लगा ही सकते हैं। तो कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में नीचे बताना है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, ये कथन है आपका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है। ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य, और कारण सहित कमेंट करना है इसी तरह। ठीक है, चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे कड़ी में 2 है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको आप लोग संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे वही यहाँ पे सीखना है आपको। तो इसको सीखने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं पेन और पेपर पर, और वहाँ पे सीखते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को, चाहे वो कड़ी में 2 हो, कड़ी में 3 हो, कड़ी में 7 हो, इन सभी अपरिमेय संख्याओं को आप लोग किस तरह से एक संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक डी स्केल का, एक स्केल का और एक प्रकार का। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे हमने इस रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर पर कुछ डॉट बना लिए हैं। लेट से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसी तरह इधर आएगा -1, -2, -3। जब भी आप संख्या रेखा बनाएं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके 2 अंकों के बीच की दूरी है वो समान रहे। जैसे 0 से 1 के बीच की दूरी और 1 से 2 के बीच की दूरी एक समान रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 2-2 सेंटीमीटर पर अंकों को रखा है। ठीक है, तो जब भी संख्या रेखा बनाएं, अंकों के बीच की दूरी हमेशा एक समान रखें। इस केस में हमने 2-2 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हम लोग एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और उसको इस संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, √2। अब इस √2 को हम लोग इस वाले संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ से काम है हमारे डी स्केल का। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा इस एक पॉइंट पर, बिंदु 1 पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना। राइट, तो इस डी स्केल की सहायता से हम लोग एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हैं। हम लोग सेंटर के पॉइंट को 1 के पॉइंट पे रखेंगे और 90 यहाँ पे है तो एक डॉट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। ध्यान रहे हमको पूरा मिलाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा मिला दे, नहीं, उतना बड़ा लाइन हमको नहीं बनाना है। हमको उतना ही बड़ा लाइन बनाना है जितना हमने अपने संख्या रेखा पर 2 अंकों के बीच की दूरी रखा है। तो हमने अपने संख्या रेखा पर 2 अंकों के बीच की दूरी कितना रखा है, 2 सेंटीमीटर रखा था। राइट, 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर जो हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है, लंब बनाया है, उस पर एक 2 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे। ऐसे मिला लेते हैं, और ये पूरा लाइन हमको नहीं बनाना है, हमको केवल 2 सेंटीमीटर चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को हमको मिला देना है इस वाले पॉइंट से जो शून्य पे है। जिस पॉइंट पे शून्य है इसके साथ हमको क्या करना है, मिला देना है। अब यहाँ पे आपको एक त्रिभुज मिल गया। मान लीजिए ये A है, ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम C है। अब हमने अभी भी देखा था कि जो A और B के बीच का दूरी है वो क्या है, एक समान है। 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने इसके बीच की दूरी रखा था। तो चूंकि AB का और BC का दूरी एक समान है, इसलिए हम लोग एकक मान लेते हैं। यहाँ पे लेट से ये 1 है और ये भी 1 है। अब आप जानते होंगे कि त्रिभुज का, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज का अगर 2 भुजाएं पता हैं तो एक भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर हम लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इस केस में यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब क्या है यहाँ पे BC है, BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB है, AB स्क्वायर। यही सेम त्रिभुज है ये। अब AC का वैल्यू चूंकि हमको पता नहीं है, इसी को तो हमको निकालना है। इसी को BC का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू क्या है, यानी आधार का वैल्यू, ये भी 1 है, 1 स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी कर्ण। क्या मिलेगा हमको, 1 और 1, 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 और 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा कड़ी। स्क्वायर जब इधर जाता है बराबर के तो कड़ी में चेंज हो जाता है। तो AC का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पे हम लोगों ने AC का वैल्यू निकाला √2। राइट, √2 निकाला हम लोगों ने AC का वैल्यू। अब हमको √2 ही वो अपरिमेय संख्या था जिसको हमने इस संख्या रेखा पर निरूपित करना था। अच्छा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि A और B के बीच की दूरी तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, 2 सेंटीमीटर लिया था। यहाँ पे स्केल पे 2 सेंटीमीटर है, 2 पॉइंट के बीच मतलब 0 और 1 के बीच दूरी तो 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने 1 सेंटीमीटर क्यों लिखा है। तो ये सेंटीमीटर मीटर नहीं है, ठीक है, ये एकक है। इसका मतलब ये है कि जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है इस वाले संख्या रेखा पर, उसका मानक तो हमारे स्केल पर जरूर 2 सेंटीमीटर है, हमारे स्केल पर उसका मानक तो जरूर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रत्येक बिंदुओं की जो दूरी है वो एक समान है। ठीक है, तो ये स्केल की दूरी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं। कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि 1 सेंटीमीटर है, ये जो स्केल की दूरी है ये लिखा गया है, नहीं, ये एकक है। एकक का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमने जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, इन सभी के जो बीच दूरी है वो एक समान है।
इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखे हैं। मैं चाहता तो 0 यहाँ लिखता और 1 यहाँ लिखता, उसके बाद इस वाले पॉइंट पर लंब खींचता, यहाँ पे कहीं आपका आता C पॉइंट, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाता। फिर आप देखते इतना छोटा त्रिभुज बनता तो फिर अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने स्केल पे 2 सेंटीमीटर को एक एकक माना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो बता रहा है कि जो संख्या रेखा पर 2 बिंदुओं के बीच का मानक दूरी है वो 1 है, A और B के बीच की दूरी 1 है। ठीक है, अब हमने √2 तो निकाल लिया, यहाँ पे √2 है, इसका मतलब यही हुआ ये जो C पॉइंट है यही √2 है। लेकिन भैया हमको तो संख्या रेखा पर दर्शाना था, संख्या रेखा तो ये है, तो हम इस वाले पॉइंट को संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे? चैलेंज अब ये है कि इस वाले पॉइंट को हमको संख्या रेखा पर लाना है। हमने √2 तो बना लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक संख्या रेखा पर एक समान दूरी पर एक एकक बनाया और उसके बाद एक नंबर पर हम लोगों ने 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे एक लंब खींचा और फिर इसी B पॉइंट पर हम लोग लंब की लंबाई उतना ही लंबा रखा जितना संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की दूरी थी। ठीक है, इससे हमको एक त्रिभुज मिला। फिर हमने C वाले पॉइंट को A वाले पॉइंट से मिला दिया, जो हमको यहाँ पॉइंट नया मिला C, उसको हमने A से मिला दिया, 0 से मिला दिया और हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके A और C का वैल्यू निकाला। अब A और C का वैल्यू आया √2। अब √2 यहाँ पे है, लेकिन चैलेंज ये है कि हमको इसको करना है कहाँ पे? संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा पर √2 को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है। अब यहाँ पे काम है हमारे प्रकार का। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट A पर इसको केंद्र मानकर हम लोग इस वाले बिंदु से यानी C से एक चाप खींच देंगे। कहाँ पे? इस वाले रेखा तक। ठीक है, तो हमने इस तरह से चाप बना दिया इस वाले संख्या रेखा तक। आप पूरा ऐसे घुमा देंगे तो वृत्त बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे पूरा घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ऐसे अगर आप लोग पूरा घुमा दिए इसको तो एक वृत्त बन जाएगा। आपको पूरा नहीं घुमाना है, इसको घुमाने का एक रीज़न है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे अब ये जो पॉइंट है वो ये यहाँ पे आ गया, यानी √2 यहाँ पे आ गया इस वाले केंद्र पे, लेट से D है। अब ये भी √2 ही है। क्यों √2 है? ये भी √2 है, ये भी √2 है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक वृत्त पे है, ये तो क्या है? एक वृत्त पे है और जो इस वृत्त का केंद्र है वो क्या है? A है। अब A से एक वृत्त का केंद्र A है, A से वृत्त की परिधि पर अगर दूरी √2 है यहाँ पर, यहाँ पे दूरी चेंज थोड़ी होगा। यहाँ पे भी जो दूरी रहेगा केंद्र से परिधि तक वो भी √2 ही रहेगा, यहाँ से दूरी चेंज नहीं होगा। अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के इस वाले पॉइंट पर जो त्रिज्या की लंबाई है वो √2 है, तो इस वाले पॉइंट पर भी √2 ही होगी। तो इस तरह से हमने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पर यहाँ से प्रकार रख करके एक चाप खींचा और जहाँ पे संख्या रेखा को ये चाप काट रहा है, इसका मतलब यही वो पॉइंट है जो संख्या रेखा पर √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग संख्या रेखा पर √2 को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, बस ये वृत्त वाले कंसेप्ट को कि यहाँ पे कैसे आ गया, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक √2 है तो ये कैसे √2 हो गया, बस इसी को बताने के लिए मैंने ये पूरा वृत्त बना दिया है। आपको जब चाप खींचना है तो यहीं से यहाँ तक ही खींचना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका चाप संख्या रेखा को काटे समझ लीजिए वही पॉइंट जो है √2 को आपके संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगर आपको √3 भी निरूपित करना है संख्या रेखा पर तो वो कैसे करेंगे? √3 कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसी में एक स्टेप और ऐड करना है। जैसे हमने सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर B वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाया था, उसी तरह अब हमको C वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए हम लोग D स्केल का यूज करके C वाले पॉइंट पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हम लोग अब √3 रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं संख्या रेखा पर। इसका लंबाई कितना रखना है ऐसा नहीं है, पूरा आपको मिला देना है, पूरा नहीं मिलाना है। जैसे हमने इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक पूरा नहीं मिलाया था, केवल 2 सेंटीमीटर लंबाई रखा था, उसी तरह यहाँ भी केवल लंबाई 2 सेंटीमीटर ही रखना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमने रख लिया। अब क्या करते हैं, फिर केंद्र से मिला देते हैं किसको? इस वाले पॉइंट को जो हमको मिला है यहाँ पे, केंद्र से हम इसको मिला देते हैं और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है E है। अब हमको एक और त्रिभुज मिला, ये वाला ACE। ऐसा त्रिभुज मिला हमको कुछ इस प्रकार का ACE। अब त्रिभुज का जो सबसे लंबा भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ड होता है, यानी AE क्या है? कर्ड है। AE यहाँ पे कर्ड है। AC आधार है आपका, जिसका वैल्यू √2 है, ये आधार है और इसको तो हमने 1 बनाया ही था, एक एकक पर हम लोग खींच रहे हैं तो ये क्या है? 1 है। अब हमको इसको हल करना है, यहाँ पे कर्ड का मान यानी AE का मान निकालना है। सेम पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। AE इज इक्वल टू क्या होगा? AE स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ठीक है, AE स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, हो जाएगा 2। AE इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 और स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? AE का वैल्यू √3, यानी AE का जो हमारे पास वैल्यू आया वो क्या आया? √3। अब यहाँ पे आप देखेंगे √3 भी इस पॉइंट पे है, लेकिन इसको भी हमको कहाँ लाना है? संख्या रेखा पर लाना है। तो सिंपल वही क्या करेंगे हम लोग, A को केंद्र मानकर हम लोग AE के साथ एक चाप खींचेंगे। सेम वही प्रोसेस जो हमने √2 को संख्या रेखा पर लाने के लिए किया है वही यहाँ पर भी दोहराएंगे। इस बार मैं पूरा वृत्त नहीं बनाऊंगा, बस एक चाप खींचूंगा।
तो आप देखेंगे ये वाला चाप संख्या रेखा पर इस वाले पॉइंट पर संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी यही वाला पॉइंट जो है मान लेते हैं AF है, यही क्या है √3 है। यही क्या है √3 है। तो √2 यहाँ पे आया था, √3 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, आपको ये पूरा वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो मैंने समझाने के लिए कि ये √2 अगर यहाँ है तो यहाँ भी कैसे होगा, इसलिए मैंने ये पूरा वृत्त बना दिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि ये एक वृत्त है तो वृत्त पर जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी है उसको त्रिज्या बोलते हैं, और ये पूरे वृत्त पर एक जैसा रहता है। यानी अगर पॉइंट A से पॉइंट E तक की जो दूरी है √3 है, तो इस वाले सभी पॉइंट पर जो है जो दूरी होगी वो क्या होगी, A से √3 ही होगी। तो हम लोग देखेंगे ये जो आर्क है, जो चाप है संख्या रेखा पर यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद अगर √5 आपको रिप्रेजेंट करना है, √5 संख्या रेखा पर कहीं इधर आएगा। फिर आप वही काम दोहराएंगे, यही वाला AE पे किया है, जो यहाँ पे रेखा रहेगा उस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और उस पर एक लंब बनाएंगे, और लंब की लंबाई का दूरी उतना ही रखेंगे जितना आपने संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच रखा था। हर केस में एक ही होगा, ठीक है। आपको जो दूरी है वो समान रखना है, यहाँ पे एक मानना है, ठीक है। आप भले इसको 3 सेंटीमीटर पे कर दें, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे एक ही लिखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि 0 और 1 के बीच अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी है तो 1 और 2 के बीच भी 3 सेंटीमीटर की ही दूरी हो, मतलब दूरी जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप लोग रिपीट करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही स्टेप फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी एक संख्या बनाकर उस पर जो आप लोग पॉइंट लिखेंगे वो एक समान दूरी पर रखेंगे, और जो 0 है उसको A मान लेंगे, और जो 1 है उसको B मान लेंगे, और उसके बीच की दूरी 1 एकक होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो 2 अंकों के बीच की जो दूरी रखा था संख्या रेखा पर वो क्या है, एक समान है। मतलब जितना दूरी 0 से 1 तक का है उतना ही दूरी 1 से 2 तक का है, और उतना ही दूरी 2 से 3 तक का है, उतना ही दूरी 3 से 4 तक का है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, और फिर 1 नंबर पर यानी B पॉइंट पर आप लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और उस लंब की लंबाई उतना ही रखेंगे जितना A से B का दूरी है। मतलब आपके संख्या रेखा पर जितना 0 से 1 के बीच की दूरी है उतने ही लंबाई का आप लोग लंब बनाएंगे, और फिर लंब के अंतिम छोर को पॉइंट 0 से मिला देंगे। एक पॉइंट मिला जिसको मानेंगे हम लोग C, और चूंकि अब ये दोनों एक है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये जो कर्ड है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ड होती है, कर्ड की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ड की लंबाई निकाला और आया क्या, √2। तो √2 यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है, √2 है। अब ये तो यहाँ पे है, इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रकार रखेंगे इसको, यानी केंद्र मानकर इस पर एक चाप बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे चाप डाला, और जहाँ पे वो चाप संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित किया वही वो पॉइंट होगा जो दिखाएगा किसको, √2 को। तो यानी इस तरह से हम लोगों ने √2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब अगर √3 को भी दर्शाना है तो कुछ नहीं करना है, हम लोग इस वाली लाइन को जिसका लंबाई √2 है इसको आधार मानकर इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, और जो लंब की लंबाई रखेंगे उतना ही रखेंगे जितना B और C का लंबाई है, A और B का लंबाई है, यानी 1 एकक। मतलब जितने दूरी पर हम लोगों ने अंकों के बीच की दूरी रखा था संख्या रेखा पर उतना ही लंबा लंब बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर एक लंब बनाया, और जो हमारा उस लंब का अंतिम पॉइंट था उसको मिला दिया फिर केंद्र से, यानी 0 से A से। अब इस तरह से यहाँ पे एक नया त्रिभुज बन गया। अब इस नए त्रिभुज में इसकी जो लंबाई है, आधार की जो लंबाई है वो क्या है, √2 है, और जो लंब की लंबाई है वो क्या है, 1 है। तो हम लोग फिर इसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके AE का जो लंबाई है उसको ज्ञात करेंगे। वो मिलेगा हमको क्या, √3 मिलेगा। अब √3 तो इस पॉइंट पे है, इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर प्रकार में लंबाई जो है E तक सेट करके एक चाप खींचेंगे यहाँ तक, और जैसे ही वो चाप संख्या रेखा को काटेगा वही वो बिंदु होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, √3 को। अच्छा, ये सब प्लस में है, प्लस √2 है, प्लस √3 है। लेकिन अगर इसी को हमको माइनस √3 रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते। हम लोग क्या करते, इसी चाप को हम लोग माइनस के साइड घुमाते। हाँ, जैसे √2 में हमने पूरा घुमाया था तो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे तो इधर तो माइनस है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है जहाँ पे ये चाप काट रहा है, √2 है, लेकिन माइनस का √2 है। क्यों? क्योंकि ये तो 0 से इधर है, 0 से बाईं ओर है, तो ये क्या है, -√2 है। अगर इस वाले चाप को भी हम लोग ऐसे पूरा घुमाते घुमाते लाते यहाँ तक ऐसे, तो ये भी कहीं काटता है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट क्या होता, माइनस का √3 हो जाता। तो इस तरह से आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अब यहाँ पे इस चैप्टर में यानी संख्या पद्धति में जो आपको अगला पॉइंट पढ़ना है वो है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार क्या होता है आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। जैसे मान लीजिए आपको 5 को भाग देना है 2 से, कैसे देंगे, 2 दूना 4, 1 5, दशमलव लगाया, आपने 0 बढ़ाया, फिर 2 पचे 10, ये कट गया। तो यहाँ पे दशमलव के बाद आप लोगों ने 1 अंक तक भाग दिया तो ये 5 जो है 2 से पूरा पूरा कट गया। तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं तक आप लोग भाग देते हैं किसी भी संख्या को काटने के लिए, वो क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है। तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए 3 एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं 7/8, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/3 और तीसरा जो है √2। ठीक है, ये 3 तरह के एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं। अब 7/8 तो हम लोग 8 से भाग देते हैं 7 के साथ, तो जाएगा तो नहीं, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 70, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, तो 8 8 64, 6 70, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 4 60, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। ये क्या हुआ, पूरा कट गया और जो हमको उत्तर मिला वो क्या मिला, 0.875। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को जो पूरा कट जाए, शेष कुछ न बचे, इसको हम लोग कहते हैं शांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अब हम लोग 3 से भाग देते हैं किसका, 1 का, तो कटेगा तो नहीं, हम लोग दशमलव लगाएंगे यहाँ पे और 0 बढ़ाएंगे, तो 3 त्रिक 9, 1 बच गया। फिर दशमलव लगाई है, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 बच गया, 0 बढ़ाया हम लोगों ने, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 बच गया। अब ये इसी तरह से चलता जाएगा, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आया वैल्यू, 0.333 ... इसको हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं, 0.3 बार। इस वाले बार का मतलब है कि जो ये 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब जिस भी संख्या पे आप लोग ये बार लगा देते हैं, ये पड़ी पाई जो है ना, इसको बार बोलते हैं। 0.3 बार इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो जिस भी संख्या पे ये बार लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है, जिसमें किसी एक संख्या का बार बार रिपीटेशन हो, बार बार आवृत्ति हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अंग्रेजी में कहा जाता है इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये जो √2 है, 2 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2, एक बार में ये जाएगा, 1 1 कम 1, 1 1 हो गया 2, और 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा। अब ये कितने बार में जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे 21 1 कम 21 करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ाते हैं। अब 21 1 कम 21, 22 दूना 44, 23 3 69 और 24 चौक 96, 4 बार में जाएगा। यहाँ पे 96 आया, 98, 24 4 28, 96 400, तो मुझे 96 घटा 4 बचेगा ना। यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं। आप लोग वर्गमूल निकालना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा किसी अलग वीडियो में, अलग अलग संख्याओं का वर्गमूल निकाल के। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, ये दशमलव लगा है तो हम लोग कई 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 0 और बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 0 से काम चलेगा नहीं। अब ये 2 बार में जाएगा, नहीं, एक ही बार में जाएगा। ये हो जाएगा 282 और यहाँ पे आएगा 281, कितना बचेगा, घटेगा तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 119 बचा। फिर ये 1 0, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे। अब ये जाएगा आपका 28 दूना 56, 11,900 है ना, ये जाएगा आपका 4 बार में। यहाँ पे 4 बार में ऐसे जाएगा, कितना होगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32, 4 दूना 8 3 11, कितना बचा 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 604 यहाँ पे बचा, और ये हो जाएगा आपका 28 और 28। तो इस तरह से ये चीजें चलती जाएंगी। हम लोगों ने 3 अंक तक यहाँ पे निकाल लिया है। तो √2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1.414 ... यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरह से कट भी नहीं रहा है और अंकों का आवृत्ति भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। मतलब ये अवसानी भी नहीं है, यानी अनवसानी है। अनवसानी का मतलब जो कभी कटे नहीं, मतलब जिसका भागफल 0 ना आए, और अनावर्ती का मतलब है कि संख्याओं का रिपीटिशन भी ना हो। ये अनवसानी आवर्ती है, यानी जो कटे भी नहीं। अनवसानी का मतलब यहाँ पे अनवसानी रहेगा। अनवसानी आवर्ती का मतलब जो कटे भी नहीं, मतलब जिसका भागफल 0 ना हो, और आवर्ती हो मतलब संख्याओं का रिवीजन हो, दोहराव हो। यहाँ पे 3 का दोहराव हो रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। और शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं, जो शांत हो, मतलब जिसका भागफल 0 हो जाए, कट जाए, राइट। शांत को आप लोग अवसानी भी बोल सकते हैं। अवसानी मतलब जो अवसान हो जाए, मतलब जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए, मतलब एक समय के बाद वो क्या हो जाए, उसका शेषफल 0 आ जाए, वो कट जाए पूरी तरह से, उसको हम लोग बोलते हैं शांत। और जो न कटे और उसमें किसी अंक का आवृत्ति हो, उसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति, जैसे इस केस में है। और जो कटे भी नहीं है और उसमें किसी अंक का आवृत्ति भी न हो, उसको बोलते हैं हम लोग अनवसानी अनावर्ती। तो ये 3 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, आप लोगों ने देखा। सबसे पहला था शांत दशमलव प्रसार, जिसमें कोई अंक पूरा कट जाए। दूसरा था अनवसानी आवर्ती, जिसमें अंक पूरा कटे भी नहीं और किसी एक अंक का आवृत्ति हो, उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। और तीसरा होता है अनवसानी अनावर्ती, जिसमें वो संख्या पूरा कटे भी नहीं और किसी भी अंक का आवृत्ति भी न हो, वो होता है अनवसानी अनावर्ती। अब यहाँ पे एक फाइंडिंग है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 7/8 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में आप लोग इसको लिख सकते हैं। Q का वैल्यू 0 भी
नहीं, यहाँ पे 8 है। तो 7/8 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो √2 है, कड़ी में जो 2 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी आपको बताया था ये परिमेय संख्या क्या होता है, राइट। तो 7/8 और 1/3 परिमेय संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? या तो शांत है या फिर अनवसानी आवर्ती है। और जो अपरिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है। तो हम लोगों का फाइंडिंग ये है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा। मतलब जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा। कैसी संख्याओं का? परिमेय संख्याओं का। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है वो सभी संख्याएं किस तरह की होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा। इसके विपरीत आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। एक अलग तरह का डेफिनेशन मिला परिमेय संख्या का आपको। परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? वो सभी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अनवसानी आवर्ती हो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी अनावर्ती होगा। मतलब अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये था दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे आपको बताना है एक प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है? 1/3 और 5/3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। कैसे बताएंगे? अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है, उसी कंसेप्ट पे इसका आंसर आप लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि 1/3 और 5/3 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको बताना है। एक ही अपरिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोग 1/3 को दशमलव के रूप में लिख लीजिए। 1/3 को दशमलव के रूप में आप लोग लिखेंगे तो क्या आएगा? अभी आपने 3 का भाग दिया था ना 1 से, तो क्या आया था? 3 त्रिक का 9, 1 10, फिर 3 त्रिक का 9, 1 10, यही आया था बार बार। मतलब 0.333 बार आया था। और 5/3 का क्या होगा? दशमलव प्रसार। इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो 3 एकम 3, 2 5, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 3 6 18, 2 20, फिर 3 6 18, फिर 2 20, फिर 3 6 18, फिर 2 20, ऐसे ऐसे मतलब ये चलता जाएगा। तो 1/3 को आपने लिखा क्या? 0.333 डॉट डॉट डॉट। और वहीं पे आपने 5/3 को लिखा क्या? 1.666 डॉट डॉट डॉट। यानी अब आपको 0.33 डॉट 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 और 1.666 डॉट 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 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। मैंने अभी आपसे बताया कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? क्या होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी अनावर्ती होता है। मतलब ये कि वो पूरी तरह से घटेगा भी नहीं और उसमें किसी भी संख्या का आवृत्ति भी नहीं होगा। मतलब कोई भी संख्या उसमें बार बार भी नहीं आएगा। जैसे इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 6 बार आ रहा है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या बार नहीं आएगा, मतलब किसी भी संख्या का आवृत्ति नहीं होगी। तो वैसे ही कोई एक संख्या हम इन दोनों संख्याओं के बीच लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच हम लोग कोई वैसी ही संख्या एक लिख सकते हैं जो कटे भी नहीं और उसमें किसी भी अंक का आवृत्ति भी ना हो। तो संख्या क्या हो सकती है? सोचिए जरा। 0.333 और 1.66 के बीच, यही है ना वो नंबर। इसके बीच हम लोग एक संख्या अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या? कुछ भी लिख सकते हैं यार। 0.707077077707777 इस तरह से चलता जाएगा। इस संख्या में आप देखेंगे किसी भी डिजिट का आवृत्ति भी नहीं है। 7 एक बार आया फिर 0 आ गया, फिर 7 2 बार आया फिर 0 आ गया, 7 3 बार आया। मतलब एक पैटर्न है संख्या लिखने का। इसी पैटर्न में आप कोई भी ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 0.3 बार है एक तरह से। ये क्या है? 0.3 बार है। और ये क्या है? 1.6 बार है। अभी बार का मतलब आपको बताया था मैंने। बार का मतलब क्या होता है? जिस अंक पे बार होगा उसका मतलब है कि वो अंक बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। तो 0.3 बार और 1.6 बार के बीच ये संख्या आएगी 0.7 आएगी ना। 0.3 के बाद कभी न कभी 0.7 भी आएगा। तो ये संख्या क्या है? इन दोनों के बीच में भी है और एक अपरिमेय संख्या भी है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। मतलब ये कटेगा भी नहीं कभी और इसमें किसी भी अंक का पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, राइट। ये मैं इतना बड़ा आपको लिख करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए केवल। बाकी आप लोग इसको सीधे कर सकते थे। सीधे क्या करते? आप लोग 1.3 का ऐसे भाग देते, उसके बाद ये इसको लिखते और 5/3 को भी ऐसे काट करके क्या लाते? 1.666 लाते। क्वेश्चन था कि इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? उसका दशमलव प्रसार क्या होता है अपरिमेय संख्या का? अनावसानी अनावर्ती। तो इन दोनों के बीच कोई एक नंबर लिख देते आप जो अनावसानी हो अनावर्ती हो। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे क्या हो सकता है? 1.2022022204240 इसी तरह से ये भी क्या है? अनावसानी है और अनावर्ती है ऑब्वियसली। तो ये संख्या भी 1.3 और 5/3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से दो संख्याओं के बीच आप लोग अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है केवल क्या?
ये वाला कि जो दशमलव प्रसार है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनावसानी अनावर्ती होगा, और अनावसानी अनावर्ती का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि संख्या का आवृत्ति न हो और वो संख्या कभी कटे भी नहीं। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो वो शांत होगा भाई, या तो अनावसानी आवर्ती होगा। शांत का मतलब जो पूरी तरह से कट जाए, जैसे 7/8 है वो पूरा कट गया, 0.875 आंसर आ गया, पूरा कट गया, तो ये क्या है, शांत है। ऐसे 5/2 है तो कट जाएगा 2.5 में, पूरा कट गया, इसका मतलब है क्या है, शांत है इसका दशमलव प्रसार। और अनावसानी आवर्ती का मतलब, अनावसानी जब लग गया इसका मतलब वो संख्या कटेगी नहीं। आवर्ती का मतलब किसी एक अंक का या फिर 2 अंक का बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। और अगर किसी भी अंक का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है या फिर किसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब 3 का अगर पुनरावृत्ति हो रहा है तो 3 पे हम लोग इस तरह से बार लगा देंगे, इससे हम लोग ये समझ जाएंगे कि भैया ये जो 3 है इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये था दशमलव प्रसार, इसको आप लोगों ने पढ़ा। बस 2-4 टॉपिक और बचा है, ठीक है। सीखने के लिए यार समय देना होता है, अगर आप लोग समय नहीं देंगे सीखने के लिए तो फिर आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब इसके बाद जितने भी प्रश्नावली हैं, आपका प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको देखने के बाद उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। हालांकि उसको भी हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंसेप्ट है, और इसी तरह के क्वेश्चन उन सभी प्रश्नावलीज में दिए गए हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है, 0.3333 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.333, इसका मतलब 0.3 बार को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भूले नहीं। को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए मतलब P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह से भी एक क्वेश्चन लिख सकता था कि 0.333 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पे Q का मान 0 ना हो। इतना बड़ा भी क्वेश्चन लिख सकता था। उसका मतलब यही है कि आपको भैया 0.333 को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको करते हैं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त। 2-3 बार हम लोगों ने इसका परिमेय रूप देखा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको लगाना कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग लगाएंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, आप लिखेंगे माना। मैं एकदम पूरा प्रक्रिया बता रहा हूँ किस तरह से लगाना है। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में भी लिखना है। अगर ऐसे सवाल पूछे जाए तो कोई भी ऐसे नंबर दे देगा और आपको बोलेगा कि भैया इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो या फिर P/Q के रूप में व्यक्त करो जहाँ पे Q का मान क्या हो, 0 ना हो। क्वेश्चन एक ही है। अब लिखेंगे माना, इसी को हम लोग x मान लेंगे, x इज इक्वल टू क्या 0.333। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे। 10 से ही क्यों गुणा करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10 से उसमें गुणा करेंगे तो 10 से x हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, 3.333 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से, ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 पहले लिखेंगे क्या है, 10x इज इक्वल टू 3.333 और दूसरा समीकरण है x इज इक्वल टू 0.333। घटाएंगे हम, कितना बचेगा 9x। 10x में से 1x घटेगा, कितना बचेगा 9x। यहाँ पे कितना बचेगा 3.333 में से 0.333 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, हो गया 0.3 मतलब 3 बचा। ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे मिल गया क्या आपको, 9x इज इक्वल टू 3। इसी को हल कर लीजिए। अब x इज इक्वल टू 3/9, भाई 9 यहाँ गुणा है, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा। अब फिर ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/3, 3 1 3, 3 3 का 9, 1/3 हो गया कि नहीं, हो गया। ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त, ये आंसर है। क्या भैया इतना आसान था, हाँ यार इतना ही आसान था। कैसे हुआ ये भाई, हमने सबसे पहले जो दिया हुआ संख्या था उसको मान लिया x। अब इसमें हम लोगों ने दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया, समीकरण 1 बना के। इसको 10 से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक का बार बार दोहराव हो रहा है, 3 ही वो अंक है जिसका बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 2 अंक का दोहराव होता, मतलब अगर संख्या कुछ इस तरह से होता, 0.252525 मतलब यहाँ पे 2 अंक का दोहराव होता अगर, तो हम लोग 10 से नहीं बल्कि 100 से गुणा करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हम दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और चूंकि 2 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है तो 2 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा होगा। और यहाँ पे क्या है, इस केस में हमारे पास है 0.333। यहाँ पे जो पुनरावृत्ति हो रही है वो एक ही अंक की हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 0 बढ़ाएंगे और इसी 10 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। x में गुणा किया 10 का तो 10x हो गया और 0.333 में गुणा किया 10 का तो 3.333 हो गया। इसको बना लिया हम लोगों ने समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोगों ने घटा लिया, कितना बचा 9x इज इक्वल टू 3, ये हमको मिला। इसको हम लोगों ने हल कर लिया, x इज इक्वल टू 3/9 मिला। इधर गुणा है 9 और इधर आएगा भाग हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा 9 तो गुणा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो 3/9 यानी 1/3, 3 से हम लोगों ने काटा 3 3 का 9, 3 1 3,
तो x का मान 1/3 हो गया। अब हम लोगों ने x का मान यहाँ पे ये था, शुरू में हम लोगों ने क्या निकाला, 1/3 निकाला। तो इसका मतलब क्या है, 1/3 और 0.333 क्या है, एक ही है ना। बराबर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 0.333। तो इस तरह से आप लोगों ने दिए गए किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में व्यक्त करना सीख लिया। चलिए और भी कोई टॉपिक बचा है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है यहाँ पे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो फार्मूले कुछ इस तरह हैं। तो जो पहला फार्मूला है आपका √AB है, इसको आप लिख सकते हैं √A × √B। दूसरा फार्मूला है √A/B, इसको आप लोग लिख सकते हैं √A/√B। तीसरा फार्मूला है अगर एक ब्रैकेट में A+B दिया हो, दूसरे ब्रैकेट में A-B दिया हो, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं A² - B²। ठीक है। और एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है। हाँ, A² + B² + 2AB, ये होता है A+B का होल स्क्वायर। इसके अलावा अगर A+B हो एक ब्रैकेट में C+D हो, तो अगर इसको गुणा करना हो आपको तो गुणा कैसे करेंगे, A का गुणा करेंगे पहले C में तो होगा आपका AC, प्लस फिर A का गुणा करेंगे D में तो होगा AD, प्लस फिर B का गुणा करेंगे C में BC, प्लस फिर B का गुणा करेंगे D में BD। याद करने की जरूरत नहीं है इसको, आप लोग इस तरह का जब सवाल लगाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। चलिए पहले मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिख लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिख लिया है, अब इसको हम लोग लगा लेते हैं। कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं, आप लोग इस तरह का सवाल बड़े आसानी से लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और इसको आपको जोड़ना है। यहाँ पे जो संख्याएं रूट में दी गई है ना, उसी पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखेंगे √5 है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √7 है। तो संख्याओं का जोड़ना हुआ या फिर घटाना हुआ, एक समान जिसका रूट होगा वो संख्याएं उसी से जुड़ेंगी। जैसे कड़ी में 5 को आप जोड़ेंगे कड़ी में 5 से ही। कड़ी में जो 5 है उसको आप लोग 2 कड़ी में 7 से नहीं जोड़ सकते, मतलब 3 कड़ी में 5 3 कड़ी में 7 से नहीं जुड़ेगा। 3 कड़ी में 5 हमेशा जुड़ेगा किससे, कड़ी में 5 से ही। यहाँ पे कड़ी में 5 का मतलब एक कड़ी में 5, यहाँ पे 1 है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले एक जैसे कड़ी वाले अंकों को एक साथ लिख लेते हैं। 3 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 7। तो हमने कड़ी में जो 5 था उसको एक साथ कर लिया और जो कड़ी में 7 था उसको एक साथ कर लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 1 क्या हो गया, 4 कड़ी में 5 प्लस 3 2 5 कड़ी में 7, यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से इस तरह के संख्याओं का आपस में जोड़ कर सकते हैं। राइट, घटाना भी इसी तरह से होगा। कड़ी में 5 किससे घटेगा, कड़ी में 5 से ही, और कड़ी में 7 किससे घटेगा, कड़ी में 7 से ही। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। आप लोग डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, आप लोग एक बार घटाना जान गए तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो 3 कड़ी में 5 से हम लोग 2 कड़ी में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 कड़ी में 5। आप लोग चाहें तो यहाँ पे 1 लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो 3 कड़ी में 5 से हमने 2 कड़ी में 5 घटाया, कितना बचा, 1 कड़ी में 5। अब यहाँ पे 3 कड़ी में 7 और 2 कड़ी में 7, ये घटेगा कि जुड़ेगा। आप लोग जानते होंगे जो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी ये -2 कड़ी में 7 क्या हो जाएगा, +2 कड़ी में 7 हो जाएगा। तो 3 कड़ी में 7 प्लस 2 कड़ी में 7 क्या बनेगा, 5 कड़ी में 7। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमने 3 कड़ी में 5 को किस में घटाया, 2 कड़ी में 5 से, बचा क्या हमको, कड़ी में 5। और 3 कड़ी में 5 को हमने 2 कड़ी में 7 जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये जो बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, वो जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह को बदल देगा। तो इसलिए 3 में से 2 घटेगा नहीं, बल्कि 3 में 2 क्या होगा, जुड़ेगा। तो 3 2 5 और कड़ी में 7। अब गुणा किस तरह से होता है इसको भी समझ लीजिए यहाँ पे। तो गुणा में क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा इसके साथ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7। इसका मतलब 3 दूना 6 गुणे, और कड़ी में 7 का गुणा जब कड़ी में 7 से होगा तो क्या होगा, 7 होगा। तो 6 7 42। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी एक ही जैसे दो संख्याओं का कड़ी में गुणा होता है तो एक ही संख्याएं यहाँ पे लिखी जाती हैं। जैसे कड़ी में 7 का गुणा कड़ी में 7 से होगा तो क्या होगा, 7 ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसको हम लोग इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो कड़ी में 7 गुणे 7 क्या हो गया, ये 49। इसका मतलब क्या होता है, कड़ी में 49 का मतलब 7 ही होता है ना, 7 का ही वर्ग तो 49 होता है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो गुणा हम लोग कैसे करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, और कड़ी में 7 का गुणा जब कड़ी में 7 होगा तो होगा 7, तो 6 7 42, यानी 3 दूना 6 7 42। तो 42 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब भाग कैसे होता है, भाग भी सिंपल है। 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, और 3 से 18 कट जाएगा, 3 छक्का 18, यानी 3√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था वास्तविक संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं जिसमें जोड़ था, घटाना, गुणा और भाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोगों का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण। अब परिमेयकरण क्यों होता है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 1 कड़ी में 2 का हर परिमेयकरण कीजिए, हर परिमेयकरण कीजिए।
आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह से सवाल आएगा, 1/2 का हर परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण क्यों किया जाता है? तो परिमेयकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको √2 को नीचे से हटाना है। इसके लिए हम लोग करते हैं हर परिमेयकरण। अब हर परिमेयकरण कैसे होता है? परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 में √2 से ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा √2 का गुणा जब √2 में होगा तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था 2 होगा। तो ये हो गया हर परिमेयकरण। 1/2 को आप लोग कड़ी में 2/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बटे में यानी हर में कड़ी में 2 था, यहाँ से कड़ी हट गया, हो गया क्या, हर परिमेयकरण। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। मान लीजिए आपको 5/3 माइनस कड़ी में 5 का परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे? तो परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हर देखेंगे क्या है, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5। तो हम लोग ऊपर नीचे इसी कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 से गुणा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, ये गलत हो रहा है। ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो आप लोगों को जब भी हर परिमेयकरण करना है तो गुणा करते समय हमेशा प्लस कर लेना है इसको। मतलब अगर परिमेयकरण करना है तो √3 माइनस √5 दिया है यहाँ पे, तो परिमेयकरण करते समय हम लोग इसको ऊपर नीचे √3 प्लस √5 से गुणा करेंगे। बस यही एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिखा था। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस होता तो हम लोग माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 गुणा अभी करेंगे, रुक के इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, 5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस √5। अब ये देखेंगे अगर आप यहाँ पे नीचे तो एक फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी। क्या होता है फार्मूला? अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² माइनस b²। यहाँ पे a क्या है, √3 है, यानी √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या होता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो क्या बचेगा, बचेगा आपका ऊपर तो यही बचेगा 5√3 प्लस √5। अब चाहे तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है गुणा करने का। यहाँ पे जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5√3 प्लस √5 बटे माइनस का 2। 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये हर परिमेयकरण हो गया। इसको आप लोग थोड़ा सा और सुंदर बना के चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, -5/2 √3 प्लस √5। दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से आप लोग 5/3 माइनस कड़ी में 5 का जब परिमेयकरण किए तो हमको जो आंसर मिला वो मिला क्या, -5/2 और √3 प्लस √5। तो इस तरह से हर परिमेयकरण किया जाता है। आई होप आप लोग परिमेयकरण करना सीख गए होंगे। एक टॉपिक और बचा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वो टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पहले कुछ फार्मूला है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a पे पावर m इंटू a पे पावर n अगर हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a पे पावर m प्लस n, यानी आपस में घात क्या होता है, जुड़ जाता है अगर गुणा होता है तो। अगर इस तरह से कुछ हो a पे पावर m ब्रैकेट के बाहर n, तो ये होता है a पे पावर m इंटू n। अगर बटे में हो, भाग हो, a पे पावर m भागा a पे पावर n हो तो यहाँ पे घातांक क्या होता है, घट जाता है, a पे पावर m माइनस n हो जाता है। एक और है a पे पावर m इंटू b पे पावर अगर m हो तो a और b का गुणा होगा और पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जिनको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि क्वेश्चन हल करते करते भी ये फार्मूले याद हो जाते हैं अपने आप ही, इनको याद करना पड़ता नहीं है। जैसे इन सभी का एक एक एग्जांपल देख लें। मान लीजिए यहाँ पे 3 पे पावर 5 है गुणे 3 पे पावर 3 है, सेम है ना इसी फार्मूले की तरह। तो क्या होगा ये 3 पे पावर 5 धन 3, यानी 3 के घाते कितना, 8। उसी तरह से अगर यही चीज 3 है, 3 पे पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर 3 हो तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 5 गुणे 3 यानी 3 5 15। यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लेते हैं, बस वही एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, आपको समझना है बस। 3 पे पावर 5 हो, नीचे अगर 3 पे पावर 3 हो तो क्या होता है, भाग है तो घात घट जाता है, यानी 3 5 माइनस 3 यानी 3 पे पावर क्या 2। यहाँ पे थोड़ा अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे a और b है, बाकी में सभी में a था, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a और a इसमें भी है। घात चेंज है यहाँ पे देखेंगे घात नहीं चेंज है, घात सेम है लेकिन a b वो अलग अलग है। तो इसके लिए एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट से 2 पे पावर 3 है इंटू 4 पे पावर 3 है, तो क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 पे पावर 3 यानी 8 पे पावर क्या
3। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक नियम जिनको आप लोग याद कर सकते हैं, और इनका यूज हम लोग जब प्रश्नावली 1.5 या 1.4 के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है, बस इतने ही टॉपिक हैं जो आपको क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में आपको पढ़ने हैं। आई होप सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये था क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पाठ परिचय। आई होप आप लोग इस पाठ से संपूर्ण रूप से परिचित हो चुके होंगे। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कहीं कोई डाउट है, जो भी मैंने आपको समझाया उसमें कहीं कुछ ना समझ में आया हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवाल को इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे, उसके बाद 1.2 के सवाल को उसके अगले वाले वीडियो में। मतलब ये शेड्यूल है एक तरह से इस वाले चैप्टर यानी संख्या पद्धति को पूरी तरह से पढ़ने का। तो वीडियो 1 कंप्लीट हुआ, वीडियो 2 में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। तो अगर आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर मेरे साथ जुड़ करके गणित पढ़ना चाहते हैं, आप लोग क्लास 9th का मैथ जो है पूरा समाप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।